छोटा सा और बड़ा सा सब पूछ लीजिए, बोलिए बोलिए। प्रस्ताव रखने से पहले, जैसे कि अगर हमको इम्पीच करना है 30 तारीख को, तो हम लगभग 15 तारीख को हम इंफॉर्मेशन दे देंगे कि हम आपको 30 को इम्पीच करेंगे। तो इम्पीचमेंट तो बाद में होगा ना, पहले एक सूचना है, तो वही सूचना ही आपका एक प्रकार से इंफॉर्मेटिक 1/4 मेंबर जो आपको करेंगे, वो 14 दिन पहले करेंगे, तो उसी में आपको पहले नोटिस चला जाएगा। तो 1/4 लोग नोटिस देते हैं, अलर्ट नोटिस होता है कि हमने आपको अलर्ट कर दिया, हम अब 14 दिन बाद आपके लिए इस प्रपोजल को लाने जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, प्रस्तावक समझ में आ गया, अनुमोदक समझ में नहीं आया। ठीक, देखिए अनुमोदक क्या होता है। 50 प्रपोजर्स होते हैं और 50 सेकेंडर्स होते हैं। तो प्रपोजर्स और सेकेंडर्स का मतलब ये है कि 50 लोग आपके नाम का प्रस्ताव रखेंगे, है ना। वो कहेंगे कि ये आदमी जो है सो हमारा मतलब कैंडिडेट है। ठीक है। अब 50 होंगे जो सेकेंडर्स होंगे, तो सेकेंडर बोले तो अनुमोदक, है ना। तो 50 लोग कहेंगे ना कि हम मानते हैं कि ये ठीक आदमी है। तो 50 को पहले आपका नाम टेबल करेगा, वो कहेगा कि 50 आदमी कहेगा कि ये हम इनको राष्ट्रपति या कैंडिडेट बनाना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। अब 50 लोग कहेगा कि हम इस पर साइन करते हैं, ये आदमी ठीक है, ये लड़ सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनका कैरेक्टर सही है, इन्होंने जो नोटिस दिया है, इनको इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सब सही है। तो 50 नाम लोग रखेंगे, अब 50 लोग उस पर साइन करेंगे। समझ में आया? और कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है? वो बड़का कंफ्यूजन छोटका कंफ्यूजन जो हो खत्म कर लिए, तो आगे बढ़ते हैं ना। आपकी आदेश होगी उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। हाँ, तो बोलिए आदेश है। हाँ, तो अगला सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं तुम लोग जी, बुझाता नहीं है। आदेश हो सकता है, आदेश हम मानेंगे किसी का? है, एक और नहीं मानते हैं। अनुरोध है ना, समझ रहे हैं? अब ये क्या है, ये सीखना है, सिविल एप्टीट्यूड है। अब मान लीजिए आपका सीनियर अधिकारी आपसे कहेगा कि बोलिए आदेश देते हैं जाए में, तो आप क्या कहेंगे? हाँ सर जाइए। तो धर के बेइज्जती कर देगा ना। है, तो कहना पड़ेगा सर हमारा कोई आदेश तो नहीं है, अनुरोध है कि अब आप जाइए, आपका काम हो गया तो अब जाइए, अब यहाँ रखे क्या करिएगा आप, है कि नहीं। तो वो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है ना। ये क्या करता है जी, एक पोडियम पर सब चाय ताय गिरले है, गंदा का रखले है सब। देखिए ऊपर चाय वही गिरल है पोडियम पर। तो हटाइए उसको। चलिए, तो चलिए क्या देख रहे थे हम लोग? राष्ट्र कर लिए थे, उपराष्ट्रपति में चलना था, है ना। ठीक है। तो लिखा है। 62 में 5 कंडीशन लिखे हैं ना, तो वही 5 कंडीशन है मुख्यतः। ठीक है, पानी तो रख दीजिए, ठीक है। तो वही आपको 5 कंडीशन, हाँ। अवैध निर्वाचन मतलब मान लीजिए कि निर्वाचन हुआ, आप बाद में पता चलता है कि उसमें गलती था, मतलब कि कुछ खामी था, है ना। वोटिंग काउंटिंग में कुछ दिक्कत आ गई, कोई बोकस वोट था उसको भी कोई काउंट कर दिया, है ना। मतलब कि गलत तरीके से आपका निर्वाचन हुआ। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको जब इलेक्शन कमीशन ने आपसे फॉर्म भरवाया, तो सूचना मांगता है इलेक्शन कमीशन, आप कुछ गलत सूचना दे दिए, है ना। तो आप गलत सूचना दे दिए, आई बाद में मालूम चला कि ये आदमी तो योग्यता नहीं था, आई बन गया राष्ट्रपति, तो ऐसे में भी आपका निर्वाचन अवैध हो जाएगा। तो निर्वाचन अवैध हो गया मतलब कि अब आपका ये हो गया। अब आपको एक सवाल ये पूछा सकता है कि यदि आप किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ और 2-3 महीना तक वो राष्ट्रपति रहा, और तीसरे महीने के बाद मालूम चला कि उसका
निर्वाचन अवैध हो गया। तो अब आपसे सवाल ये पूछा सकता है कि इस बीच उस राष्ट्रपति ने जो कार्य किया है वो काम वैलिड माना जाएगा कि इनवैलिड माना जाएगा? हम्म, क्या होगा? वैध होगा। हाँ, वैध होगा। ठीक है, वो वैध होगा। जिस जिस दिन तक मतलब अगर वो सस्पेंड हो गया तो हो गया, काम खत्म। लेकिन उस बीच वो जो काम किया ना उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, उसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, जितना दिन तक वो काम किया है उस काम को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, उतना दिन के काम को उसका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान, तब 62 में हम लोग देखे थे कि 5 स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। ठीक है, तो 5 को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है, जिसमें से एक कंडीशन में राष्ट्रपति काम करेगा, है ना, मतलब जो पुराना राष्ट्रपति है वही काम करते रहेगा कार्यकाल समाप्ति वाले कंडीशन में। अब बाकी 4 जो कंडीशन है, इस 4 कंडीशन में क्या होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा। ये तो 62 का मैटर था। अब यहीं पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब आगे 70। ठीक है, ये राष्ट्रपति से ही संबंधित है, तो यहीं पर इसको लिख लीजिएगा, है ना, आर्टिकल 70 राष्ट्रपति से ही प्रॉपर्ली ये कनेक्टेड है। हाँ, तो उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे कि उसका क्या मैटर है। राष्ट्रपति आर्टिकल 70 लिखेंगे। आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्ति, आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्ति, ठीक है, पोस्ट वैकेंट इन कंटीजेंसी कंडीशन, पोस्ट वैकेंट इन कंटीजेंसी कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कंटीजेंसी कंडीशन यानी कि आकस्मिक स्थिति। ठीक है, अब देखिए, अब आकस्मिक में क्या होगा जी, तो अब हो गया आकस्मिक, हो गया आकस्मिक, तो अब आकस्मिक हो गया, इसका क्या मतलब है, मतलब कि कुछ भी, अब इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं, जैसे 62 में आपको स्पष्ट 5 को लिखा हुआ है कि 5 कंडीशन है, लेकिन 70 में कोई कंडीशन आपको नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 70 में आपको कोई भी कंडीशन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आपको कोई कंडीशन नहीं लिखा हुआ है तो मतलब कि आप सोच लीजिए जो सोचना है, फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, खाली स्थान, तो खाली स्थान में जो मन सो सोचिए। राष्ट्रपति मान लीजिए अपना ससुराल गया, आने का मन नहीं कर रहा है, अब को आ रहा है कि हम ना करेंगे काम, हम रहेंगे नहीं है, हमारा मजाक वजाक में मन लगता है, नहीं लगता? कितना कितना आदमी ससुराल चल जाता है तो आने का मन नहीं करता है जी, करता है? वो रह जाएगा वहीं पे, रह जाएगा तो देखेगा पूरा एकदम ससुराल में तो सब राजा जिसन रहता है, मन करेगा आने के लिए। अब संविधान निर्माता लोग कोई 62 में आपको स्पष्ट रूप से 5 गो कंडीशन लिखल है और 70 में कोई कंडीशन नहीं लिखा हुआ है। राष्ट्रपति गया छुट्टी मनाने स्विट्जरलैंड, इतना बढ़िया लग गया आपको, हम जी में नहीं करेंगे भारत, अब हम यही रहेंगे, क्या करिएगा? तो एक आकस्मिक परिस्थिति है, कुछ भी हो सकता है। राष्ट्रपति का एक्सीडेंट हो गया, अब वो ना मर रहा है ना वो जी रहा है, कोमा में है, क्या करिएगा? हो सकता है ना। अब ऐसा सिचुएशन हो गया कि ना अब वो जीवित बचे हैं और ना वो मृत हुए हैं, अब वो कोमा में है, डॉक्टर कह रहा है कि 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, 15 दिन में होश आ जाएगा, होश आ ही नहीं रहा है, क्या होगा ऐसी स्थिति में? तो जब भी आकस्मिक स्थिति, कुछ भी बन सकता है, इमरजेंसी कंडीशन कुछ भी हो सकता है, तो 70 जो है वो बेसिकली आपको आकस्मिक स्थिति के लिए ही बना हुआ है कि अगर आकस्मिक स्थिति में पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा, है ना, अगर कंटीजेंसी कंडीशन में खाली होता है तो 70 में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है किसी भी कारण से, तो उस रिक्ति के समय में पद को कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, और अगर ये निश्चित हो जाएगा कि अब राष्ट्रपति काम पर नहीं लौटेगा कभी किसी कारणवश, तो फिर आपको पता है कि नियम है कि 6 महीना के अंदर में चुनाव हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि हम लोग के यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ना वो मध्यावधि नहीं होता है, मतलब कि अगर बीच में कोई आ गया तो फिर वो 5 साल तक रहेगा। अमेरिका में आप देखते हैं कि अगर बीच में राष्ट्रपति महोदय अगर चल दिए तो फिर मध्यावधि चुनाव नहीं होता है, जो उपराष्ट्रपति है ना वही राष्ट्रपति का काम बचा हुआ कार्यकाल तक कर लेगा और फिर 4 साल बाद नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। हम लोग के यहाँ राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का
इसका मध्यावधि चुनाव नहीं होता। मध्यावधि का मतलब होता है कि बचे हुए काल के लिए, जिसे सांसद लोग का होता है, विधायक लोग का होता है, कि लोग का क्या होता है, बचे हुए काल के लिए होता है। जैसे अभी आप देखिएगा वो भोजपुरी का वो है, क्या नाम है, निरहुआ ना, दिनेश लाल यादव। अभी आजकल वो गीत बड़ा वायरल हो रहा है जी, और सब देख रहे हैं कि उसी पर बना रहा है, क्या करते हैं, रील्स। हाँ, रील्स रील्स बनता है ना, रील्स पूरा बना रहा है। नहीं, कुछ बना रहा है, कोई तो कहा है, मरून, मरून सरिया है ना। अब देखिए मैंने एक ना कुछ कर देता है ये सब ना, वो ट्रेंड में आ जाता है जी, है ना। हालांकि अब थोड़ा बहुत भोजपुरी का स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, ये ठीक है, मिजाज लगे कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा रहा है, मतलब पहले स्टैंडर्ड सब रखला था वो नहीं रहे, है ना। अब इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रहा है, निवेश वेश बढ़िया कर रहा है। तो ये सांसद चुने गए हैं, तो ये कहाँ से, आजमगढ़ से है ना, आजमगढ़ से है। तो आजमगढ़ से ही मध्यावधि चुनाव के बाद चुने गए हैं, लगभग 1.5 साल से ही सांसद हैं। अब देखिए फिर आ गया चुनाव, तो अब इनको फिर चुनाव जीतना पड़ेगा। अब अगर जीतेंगे तभी फिर 5 साल तक रहेंगे, अन्य तो अगर हार गए तो मैटर का खत्म। तो लेकिन ये सांसद और विधायक में होता है कि अगर कोई विधायक मान लीजिए जीत गया, आज जीतने के बाद उसका डेथ हो गया, चाहे उसका पद खाली हो गया किसी भी कारण से, तो अब जो दूसरा आदमी चुनाव जीतेगा वो बचे हुए समय के लिए, मान लीजिए कि 1.5 साल तक रहा तो बाकी 3.5 साल तक रहेगा, है ना, तो बचे हुए समय के लिए। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मध्यावधि चुनाव नहीं होता है। अगर इनका पद खाली हो गया, इनके पद पर जो चुनाव होगा, तो चुना जाने वाला व्यक्ति 5 साल तक रहेगा। फिर वो नहीं कि बचे हुए काल के लिए नहीं, 5 साल के लिए, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति का निश्चित है कि राष्ट्रपति का यदि पद खाली हो गया तो 6 महीना के अंदर में नया राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए, है ना। यहां पर क्या है, निश्चित है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि अच्छा उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो उपराष्ट्रपति का यदि पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में कितना दिन के अंदर में चुनाव हो जाना चाहिए? 6 महीना। कितना? 6 महीना। समय निश्चित नहीं है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, निर्धारण नहीं किया गया है। अच्छा, जल्द से मतलब समय सीमा नहीं, आप ये कह रहे हैं ना। अब बिल्कुल ये सही है, समय सीमा नहीं है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। क्यों? कल ही समझा दिए थे, उप का मतलब होता है चुप। ये रहेंगे नहीं रहेंगे तो ज्यादा का दिक्कत नहीं है, ये नहीं रहेंगे तो कौन सा काम प्रभावित हो जाएगा जी। राज्यसभा में उपसभापति है, ये है, वो संभाल लेगा, और राष्ट्रपति अपना काम कर ही रहा है। तो अगर ये बीच में अगर नहीं भी है तो उतना कोई जल्दीबाजी नहीं है। संविधान में लिखा हुआ है कि जल्दी से जल्दी, तो जल्दी से जल्दी का मतलब होता है 2 घंटा, 200 घंटा और 200 दिन। जल्दी से जल्दी का कोई मतलब है? अब इसको कहिए कि मेरा काम कब तक हो जाएगा, ऐसे सरकारी अधिकारी सबको फोन करिए, कोनो काम आपका पेंडिंग है, तो कहेगा एकदम जल्दी से जल्दी हम ट्राई करेंगे कि हो जाएगा। आज जल्दी से जल्दी कोशिश करते करते उसका बीत जाएगा 6 साल। कोई मैंडेटरी नहीं है, अब कोर्ट आदेश दे देगा कि सुनो 1 महीना में ये काम हो जाना चाहिए, बस तुरंत 1 महीना में करके दे देगा आपको, है ना। तो जल्दी से जल्दी का कोई मतलब नहीं है कि कितना दिन में, है ना। तो उपराष्ट्रपति को जल्दी से जल्दी कहा गया है और राष्ट्रपति को कहा कि 6 महीना में करा देना है। तो इसका यही मतलब है कि उपराष्ट्रपति के नहीं होने से किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं आता है ना, कोई राजनीतिक शून्यता उपस्थित नहीं होती है। इसलिए इनके लिए जल्दी से जल्दी वाला वर्ड देकर के निपटा दिया गया है कि बस हो जाएगा, जितना जल्दी सरकार चाहेगी करा लेगी, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। तो वो लेट भी हो सकता है, वो जल्दी भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आकस्मिक वाला ध्यान रखेंगे। फिर यहीं पे लिखेंगे आर्टिकल 71, ये भी राष्ट्रपति से ही जुड़ा हुआ है मुख्य तौर पे। आर्टिकल 71, 71। तो 71 क्या है? तो लिखेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा।
तो इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा, जहां सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा, जहां सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। इलेक्शन डिस्प्यूट राइज आउट इन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, president and vice president election. It's hearing in Supreme Court only. It's hearing in Supreme Court only, and whose decision is final. And whose decision is final. ठीक है, और इसका निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट राइज आउट होता है, तो इसकी हियरिंग कहां की जाएगी? इसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो कह देगा वही अंतिम माना जाएगा कि यही बात अंतिम है, और उसी को स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो बात है वो अंतिम है, यहां पे ध्यान रखेंगे। तो और सुप्रीम कोर्ट यदि कह देगा कि निर्वाचन अवैध है तो अवैध है, वैध है तो वैध है, सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा वही मान्य होगा। तो इसलिए आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव में यदि कोई विवाद होता है तो उसकी हियरिंग कहां की जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, आर्टिकल 71 के तहत। ठीक है, वो मेयर इलेक्शन का मुद्दा था, लेकिन वो उसका आर्टिकल 71 से कोई लेना देना नहीं। 71 से वो इलेक्शन कमीशन का मुद्दा था, इसलिए वो डायरेक्ट वहां पर गया था। ठीक है, और जो वहां पे धांधली हुई थी चुनाव को लेकर के, तो इसलिए वहां पे गया था। तो आप जा सकते हैं, इस तरह का जब मामला राइजिंग आउट होगा, मतलब कोई जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसके अधिकारी के द्वारा, हाँ तो वही कह रहे हैं कि तो कॉन्स्टिट्यूशनल ही है ना, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 से 329 संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्था के द्वारा किसी प्रकार का कोई इस तरह का आरोप अगर लगेगा तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, उसके तहत लोग गए थे। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए भी आप जा सकते हैं, कोई मगर मुद्दा होगा तो केवल वहीं पे हियरिंग होगा। हालांकि चंडीगढ़ वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन उससे पहले वो हाईकोर्ट में भी डिस्कस हुआ था, हाईकोर्ट के बाद उस वहां गया था। लेकिन इसमें नियम यह है कि केवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, ये हाई कोर्ट में जाएगा ही नहीं। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी है, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, कि ये सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा और कोई नहीं देख सकता है ना। जैसे आपका कुछ मूल अधिकार है कि आपसे कोई नहीं छीन सकता है, वैसे ये सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो अगर कोई विवाद होगा राइजिंग आउट तो उसको हियर करेगा सुप्रीम कोर्ट, और उसका जो डिसीजन होगा वही अंतिम वहां पे मान लिया जाएगा। क्लियर है? नहीं, इसमें बेंच का है, कोई मैटर थोड़ी है वैसा, तो उसमें कोई इसमें कोई रिव्यू थोड़े हो रहा है, ये तो आरोप लगेगा कि भाई हमको इस तरह का दिक्कत है, कोई समस्या है। अगर कोई ऐसा मतलब स्कैम का मैटर होगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन होगा, तब उस पर बेंच बनेगा। बेंच ऐसे तो ये तो सीधे मैटर जाएगा कि चुनाव में कोई ऐसी धांधली हुई है, या वोटिंग काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम हुआ है, या इलेक्शन में उन्होंने जो सूचनाएं दी हैं उसमें कुछ है, तो उसके लिए कोई बेंच बनाने की आवश्यकता नहीं है। बेंच तभी बनेगा जब अगर मतलब इलेक्शन कमीशन पर ही कोई जांच बैठ जाए कि भाई इनके द्वारा ही कुछ ऐसा मैटर किया गया है ना, तो आपको एक बेंच बनेगा। बेंच सामान्य तौर पे किसी सामूहिक कोई अगर मुद्दा हो तो उसके संदर्भ में बनाया जाता है, जिससे कि बड़ा इंपैक्ट आने वाला होता है। तो छोटा बेंच बनेगा तो कम से कम 5 जजों का बनेगा। तो ये यहां पर इसको आपको डिस्प्यूट का मामला है। ठीक है, आर्टिकल 72 लिखेंगे, ये भी राष्ट्रपति से ही जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72। तो 72 क्या है? क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, आर्टिकल, अब देखिए
राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, है ना। तो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास क्या है, क्षमा करने का शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, माफी दे सकता है ना। तो राष्ट्रपति किसी भी मामले में माफी दे सकता है, इतना उसके पास अधिकार है। अगर किसी को मान लीजिए कि मृत्यु दंड भी मिल गया है कि भाई अब इसको फांसी हो जाएगा, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको माफ कर सकता है। इवन किसी का कोर्ट मार्शल भी हो गया है, सैन्य अदालत ने सजा दे दिया है, तो भी राष्ट्रपति यदि चाहे तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है ना। अब ये राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा कि राष्ट्रपति क्या करेगा। चाहेगा तो कंप्लीट माफ भी कर सकता है, एकदम फ्री हो जाओ, जाओ घूमो कल से बाहर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये राष्ट्रपति के चॉइस पे डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति क्या करना चाह रहा है। लेकिन देखिए, राष्ट्रपति यदि क्षमा कर दिया किसी को, क्षमा पार्डन दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी फ्रीली अब घूमेगा बाहर, अब उसको कोई सजा रह नहीं जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के पास जब ऐसा कोई जाता है प्रपोजल, तो उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं। विकल्प में क्या है कि वो क्षमा वाला विकल्प जल्दी नहीं चुनता है, क्योंकि क्षमा वाला विकल्प चुनेगा तो इससे थोड़ा गलत मैसेज भी चला जाएगा कि यार देखो अपराध किया और वहां से क्षमा लेकर के आ गया। क्षमा करने का मतलब है कि क्षमा कर दिया तो आप फ्री हो गए कंप्लीटली। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि क्षमा करने से ज्यादा अच्छा वो क्या करता है कि आपके सजा की प्रकृति को बदल देगा, है ना। अगर आपको मान लीजिए कि आपको मृत्यु दंड मिला है, आपको फांसी की सजा हुई है, तो कहेगा कि इसको उम्र कैद में बदल देते हैं, है ना। आपको फांसी हो गई, आपको उम्र कैद कर देते हैं, है ना। ये भी हो सकता है कि अगर किसी को मान लीजिए 14 साल का सजा हो गया, तो कहेगा कि ठीक है आपको हम 10 साल कर देते हैं, आपको हम 7 साल कर देते हैं, तो सजा की अवधि कम कर देगा। किसी को सजा होता है तो कोर्ट जिसे कहता है कि सश्रम कारावास का सजा, है ना। तो सश्रम का मतलब होता है कि काम करना होगा आपको जेल के अंदर में, है ना। तो जेल के अंदर में काम, मान लीजिए कि अब आप काम करने की स्थिति में नहीं है, तो आप मर्सी लेके जाइएगा राष्ट्रपति के पास कि हमको क्षमा कर दीजिए, हमको दया दिखाइए हमारे ऊपर। तो राष्ट्रपति कह देगा कि ठीक है, तुम्हारे में से हम सश्रम निकाल दे रहे हैं, श्रम तुमसे नहीं करवाया जाएगा, है ना, लेकिन कारावास में तुम रहना, मतलब कि जेल में तुमको रहना है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि विराम लगा दीजिए, कुछ देर दिन के लिए आपके सजा पर रोक लगा देगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ कुछ जैसे कि मान लीजिए कोई महिला अपराधी है, ठीक है, उनको मान लीजिए कि जब जेल के अंदर है, उसी समय उनका कोई प्रेगनेंसी का मैटर आ जाता है, ठीक है, मतलब बच्चा बच्चा होने वाला है। अब ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में वो राष्ट्रपति के पास कह सकते हैं कि भाई हमको रिलीफ दीजिए। तो उस बीच राष्ट्रपति क्या कर देगा, उनको विराम दे देगा, है ना। कह देगा कि अभी आपके ऊपर सजा ये काम नहीं करेगा और छोड़ देगा। हालांकि पुलिस की निगरानी में रहेंगे, और बेहतर हेल्थ सर्विस के लिए ठीक तरीके से डिलीवरी हो जाए, सही से ये हो जाए, बच्चा आ जाए और उसको किसी तरह से दिक्कत ना हो, उसको मतलब कुछ अवधि दे देगा कि आप मतलब बेसिक जब तक उसको माँ की आवश्यकता है तब तक का जो सुविधा है उसको क्या कर दिया जाए, प्रोवाइड करा दिया जाए, है ना। तो वो प्रोवाइड कराने के लिए तब तक के लिए छुट्टी दे देगा। फिर जैसे ही वो हो जाएगा तो फिर आपको जेल में जाना होगा, ठीक है। तो वो विराम भी कुछ समय के लिए आपकी सजा पर लगा सकता है। तो अब ये राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करेगा कि राष्ट्रपति क्या करना चाह रहा है ना। अब वो आपको क्षमा कर देना चाह रहा है, या आपकी सजा की प्रकृति बदल देना चाह रहा है, या आपकी सजा की अवधि को कम कर देना चाह रहा है, या फिर वो आपको विराम देना चाह रहा है। ये वो स्वयं निश्चित करेगा। ये राष्ट्रपति का अपना वो विवेक पर अपना वो निश्चित करेगा कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बिहार में अभी आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, 2 बाहुबली काफी चर्चा में है ना। एक बाहुबली अपना सजा काट करके आ चुके हैं और चुनावी मैदान में है, उनकी पत्नी, विवाह भी हो गया। अब बताइए इस सब आदमी का तुरंत विवाह हो जाता है जी, है कि नहीं। यहाँ कितना लड़का सब बेचारा तैयार होकर रोज घूम रहा है सड़क पर, कोई पूछने वाला नहीं है, पूछ रहा है। गाँव में तो स्थिति और खराब है जी, है ना। गाँव में अब क्या करता है, किसी को पता नहीं रहता है कि किसका शादी कहाँ हो रहा है जी। शादी से 2 दिन पहले कार्ड पहुंचाएगा और कहेगा कि यहाँ बारात जा रहा है, क्योंकि जानता है कि कहीं कोई मैटर होगा ना, जाकर कह देगा सदिया कट जाएगा। तो बहुत आदमी सब सतर्क रहता है। शहर में तो वैसे भी किसी को फुर्सत नहीं है, लेकिन गांव में अगर किसी का शादी उदी का मैटर है, सब ध्यान से अपना पता लगा रहे कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसे में जाकर ऑल बल कुछ कह दिया, उस मैटर गड़बड़ हो जाता है। तो अब बहुत लोग सतर्कता से रह रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि आई लोग का देखिए तुरंत हो जाता है। अभी हम लोग तरफ से एगो पहले थे, अभी मतलब अभी उनको टिकट नहीं मिला, उनकी पत्नी को, बाहुबली थे, जगमातो देवी सांसद हुआ करती थी, उनके सुपुत्र थे अजय सिंह। तो उनका जो इमेज था वो थोड़ा
क्रिमिनल का इमेज है। तो उनकी पितृपक्ष में उनकी जो माँ मरी तो उनको टिकट नहीं मिल सकता, चुनाव नहीं लड़ सकते, तो पितृपक्ष में शादी हुआ। जबकि हिंदू धर्म के अनुसार सनातन संस्कृति में पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता है। अब पितृपक्ष में उनका विवाह हुआ, है ना, पत्नी को टिकट मिला, विधायक बनी, सांसद भी रही एक बार, है ना, इस बार टिकट भी नहीं मिला है, सब नहीं दिया है। और वही अभी अब देख लीजिए, जो अभी कहाँ आपको ये हो रहा है, कहाँ पर, नवादा में हो रहा है ना, मुंगेर में, हाँ मुंगेर, एग्जैक्ट मुंगेर में हो रहा है। तो अभी एक और बाहुबली को जेल से निकाल दिया गया 15 दिन के पेरोल पर, है ना, अभी आए हैं, है ना, पूरा गया, हमरा तो कोनो मतलब नहीं है सरकार से, है ना, हम खुद दे सरकार हैं, है ना, तो अभी वो आ गए हैं मैदान में अंदर, ठीक है। तो हाँ, छोटे सरकार हैं वो। तो अब आप देखिए कि मतलब अब वो भी आ गए हैं, पहले से जो कि मतलब जेल में थे, अभी जेल से आए हैं, विवाह हुआ है, अभी विवाह के बाद पत्नी जो है सो ये है, जबकि अच्छा खासा एज हो गया है ना। तो इसी को कहते हैं समर्थ के ना कछु दोष गोसाई, है ना, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता है ना। इसलिए दुनिया में दो ही चीज के पीछे भागना है जी, पैसा और पावर, है ना, पैसा और पावर। वो तो वो तो बहुत पहले से चल रहा है, उन्होंने अनुशासनहीनता की थी, वो ने मतलब लोढ़ा जी को ये काम नहीं, अभी जॉब में थे, सर्विस में थे, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, मतलब आर्टिकल 33 जब मैंने फंडामेंटल राइट में आपको पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, है ना, सेना के लोग, इनके पास उतना अधिकार नहीं है कि कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे। आयु महोदय अमित लोढ़ा जी आईपीएस ऑफिसर होते हुए, आईजी होते हुए लिख दिए पूरा किताब, और किताब में पूरा कहानी लिख दिए, उसके बाद से उसको पब्लिश होने के लिए दे दिए, पब्लिश हुआ तो उस पर मूवी बन गया। अब पूरा सरकार का जो ये वो सब चर्चा में ना आ गया, तो एक प्रकार कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन्ड है, अनुशासनहीनता है, और अनुशासनहीनता का चार्ज उन पर चल रहा है। तो मतलब ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट भी था कि आपको उतना राइट नहीं है कि आपको, हाँ अगर आप सर्विस में नहीं रहते तब अगर आप इस तरह से करते तो चलता, लेकिन फिर भी आप बहुत इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं प्रशासन के अंदर का, जो कि अगर जनता के बीच में आए तो अविश्वास बन जाए या कुछ ऐसा हो जाए, इस तरह का काम नहीं करना होता है। लेकिन उन्होंने कर दिया, तो उस पर अपना जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है वो चल रही है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर इसके तहत जो है सो इनके पास पावर है। हालांकि इलेक्शन के टाइम में तो ये भी नियम है कि किसी को आप, माने जो अपराधी हैं उनको तो आपको जेल में रख देना है, उनको बाहर नहीं लाना है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अलग ही चल रहा है, तो ये हमारा बिहार है ना, तो हम लोग का अपना कुछ अलग नियम वम सब चलता है। हम लोग के यहाँ जेल कानून में संशोधन करके भी अपराधियों को बाहर कर दिया जाता है ना। तो हुआ है ऐसा हम लोग के यहाँ। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का चीज इसलिए कहते हैं कि समर्थ के ना कछु दोष गोसाई, है ना, सामर्थ्यवान बनिए, रुपया कमाइए, पावरफुल बनिए, पावरफुल बनिएगा, पैसा रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। नियम भी आपके हिसाब से बना दिया जाएगा, रूल्स आपके हिसाब से मूव करेगा, है ना। और अगर ये आपके पास नहीं है तो रूल रेगुलेशन भी आपके खिलाफ चला जाएगा, माने कायदे में रहिएगा तब भी आपको फायदा नहीं होगा, है ना। और अगर आपके पास पैसा वैसा है, पावर है, तो कायदे में नहीं रहिएगा फिर भी आपको फायदा हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग तरह की स्थितियां यहाँ पे होती है। तो राष्ट्रपति देखिए, ऐसे ही राज्यपाल को भी क्षमा करने का शक्ति है। जितना राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है ना, वही राज्यपाल भी क्षमा कर सकता है। लेकिन अंतर क्या है कि राज्यपाल किसी का मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकता है, और किसी को कोर्ट मार्शल हुआ है तो उसको माफ नहीं कर सकता, बाकी सब माफ कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे इसको पार्डनिंग पावर को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेंगे आर्टिकल 73, ये भी राष्ट्रपति से ही संबंधित है, लिखा देंगे, आगे आपको पढ़ाएंगे क्षमादान शक्ति, अभी तो बहुत सारी शक्तियां आपको पढ़नी है राष्ट्रपति की। आगे लिखेंगे 73 में लिखेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, है ना, प्रेसिडेंट, एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर, राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब राष्ट्रपति का जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार हो सकता है,
अब देखिए, सेंटर के द्वारा कहीं भी कोई भी काम अगर किया जाएगा, किसी भी तरह का काम, तो उसका एक्सटेंशन हो जाएगा प्रेसिडेंट तक। माने उस पर प्रेसिडेंट का नाम रहेगा, प्रेसिडेंट का मुहर रहेगा। कोई भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट यदि कोई भी काम करती है, कोई भी आदेश जारी करती है, इंटरनल लेवल पर या एक्सटर्नल लेवल पर, यानी कि भारत के बाहर या भारत के अंदर, कोई भी आदेश अगर केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा तो उस पर मुहर होगा राष्ट्रपति का। वही ये कहता है कि इनके एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन होते रहता है ना, इनके सुविधा के हिसाब से। मतलब कि जब भी कहीं कोई इस तरह की चीजें होंगी, केंद्र की सरकार कोई भी आदेश निकालेगी, केंद्र का सरकार कोई भी कानून लागू करेगी, तो उस पर भारत के राष्ट्रपति का साइन रहेगा, भारत के राष्ट्रपति का मुहर रहेगा। इनके एक्सटेंशन के बिना, इनके विस्तार के बिना वो एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वही आर्टिकल 73 आपको कहता है कि कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, अब आर्टिकल 74 75 अभी नहीं देखेंगे क्योंकि ये राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अब आइए राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, हेडिंग बनाइए, पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आपको समझना है कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं, है ना, क्या क्या कार्य राष्ट्रपति करता है। क्योंकि से सवाल पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति रबर स्टाम्प है, जहां मन वहां उठाओ और मुहर लगा दो, है ना। राष्ट्रपति की भूमिका क्या है भारत में। ठीक है, तो राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति क्या नहीं करता है, इन सभी चीजों को जानने समझने के लिए आपको राष्ट्रपति का एक्टिविटी जानना होगा कि राष्ट्रपति क्या क्या करता है और राष्ट्रपति के क्या क्या बस में है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के शक्तियां एवं कार्य। ठीक है, तो देखेंगे कि इसको किस तरह से आपको देखना है। तो लिखेंगे कि क्या क्या इसमें देखेंगे, लेंगे कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर। क्लियर है। नेक्स्ट लिखेंगे फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर। ओके, नेक्स्ट आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पावर टू रिलीज ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वीटो शक्ति, वीटो पावर, एक्सेट्रा इत्यादि। ठीक है, वीटो शक्ति के बाद बोले इत्यादि, एक्सेट्रा, है ना। इत्यादि माने कि कुछ होना, है ना, एक बाद बहुत सारे जोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, पार्डनिंग पावर भी लिखा चाहे तो लिख लीजिए, इसमें लिखा देंगे, लिख लीजिए पार्डनिंग पावर।
है ना, क्षमादान शक्ति, जो अभी आपने आर्टिकल 72 में देखा था। चलिए, तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कार्यपालिका शक्ति, है ना, एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है क्या, एग्जीक्यूट करना, है ना, लागू करना। ठीक है, तो जितनी जितने सारे आदेश और जितने सारे कानून भारत में लागू होते हैं, ये सब प्रेसिडेंट के मर्जी से लागू होता है। ये सब राष्ट्रपति के मर्जी से, राष्ट्रपति के इच्छा से लागू होता है। ठीक है, लिखिएगा, लिखेंगे कि भारत सरकार द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। ऑल आर द एग्जीक्यूटिव एक्शन taken from government it's completely connected by the president. ओके, तो भारत सरकार के द्वारा कोई भी किया गया कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है या राष्ट्रपति से जुड़ा होता है। ठीक है, कोई भी काम राष्ट्रपति करेंगे तो वो किससे जुड़ा होगा, मतलब कोई भी सरकार का कार्यकारी काम होगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएगा तो वो राष्ट्रपति के नाम से आएगा, राष्ट्रपति उससे जुड़े हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कि इसके अंतर्गत वह केंद्र के स्तर के सभी प्रकार की नियुक्तियां करता है। अंडर दिस प्रोविजन all appointment on central level done by the president। ठीक है, केंद्र के स्तर पर किया जाने वाला सभी प्रकार का नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए अब क्या क्या नियुक्तियां होती हैं तब लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। तो महान्यायवादी क्या होता है जी, महान्यायवादी क्या होता है, हाँ, प्रथम विधि अधिकारी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया सॉलिड बात ये होगा कि सरकार का वकील, है ना, सीधे कहें कि ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवोकेट है ना, उसका लॉयर है ये क्या करता है, तो अगर कहीं कोई मैटर केंद्र सरकार का फंस जाएगा ना, तो जाएगा बहस करने यही। ठीक है, ये इसका सहयोगी है सॉलिसिटर जनरल जो है वो इसका सहयोगी है, इसके नीचे काम करता है। अगर ये इसका ऑप्शन रहेगा तो वो काम करेगा। तो ये सरकार का वकील है। सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर चल रहा होगा सरकार का, तो जाएगा पक्ष रखने के लिए। देश के किसी हाई कोर्ट में जाए तो जाएगा पक्ष रखने के लिए। इसको जाने का मन नहीं होगा तो हटिया देगा, कह देगा स्टूडेंट को तुम जाओ, तुम जाके देख के आओ, एगो तारीख तुम देख लो, है ना, हम बाद में देख लेंगे। तो सीनियर है ना, सीनियर तो हर जगह जूनियर का एक्सप्लॉइटेशन करवे करता है।
है ना। सीनियर सब जहां रहेगा ना, वो जूनियर को तंग करने का एको को ही नहीं छोड़ेगा ना। वो प्रयास करता है कि अरे हम तो बुढ़ा रहे हैं, ये कैसे ही काम कर रहा है भाई, है कि नहीं। सीनियर ये आप पूरा प्रशासन से लेकर के एवरीवेयर सब जगह पे आप देखिए, आप देख कोनो युवा नेता बन रहा है, तब बुढ़वा नेता सबको लगता है कि यार ये कैसे बन रहा है। ये लोग को मौका देना चाहिए जी, युवा सबको अपना निकलना चाहिए। हर पार्टी में सब मतलब युवाओं को मौका मिले, नए लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, क्योंकि अब की जनरेशन आएगी तो थोड़ी पढ़ी लिखी आएगी, है ना, क्योंकि सब लोग पढ़ लिख रहे ही हैं तो सबको मौका मिलेगा। नहीं अपने एकदम सब जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे, है ना। हाँ अपना सब नियम बनी ले, हम लोग के यहाँ संविधान में नियम रहना चाहिए कि भाई 2 साल, अगर दोबारा 2 टर्म अगर आपने कर लिया किसी भी पद पे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर रह गए, अगर आप सांसद विधायक रह गए तो हो गया, अब हटिए, अब अपने क्षेत्र के दूसरे किसी को मौका दीजिए। यही चक्कर में टिकट काटना पड़ता है सबका। कोई माने 5-5 टर्म से सांसद है, आएगो बेचारा कहिए से तैयारी कर रहा है, 10 साल से तैयारी कर रहा है कि हमको टिकट मिल जाए, नहीं मिल पाता है ना। हाँ हाँ, तब अब धीरे धीरे समय परिवेश परिस्थितियां बदलेंगी तो ये सब चेंजेस जो है सो आएगा। खैर, तो महान्यायवादी ई भारत सरकार का वकील होता है, ठीक है। आर्टिकल इसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली आर्टिकल 76 में इसके बारे में चर्चा है, तो वहां पे तो पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे लिखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, यही है जो सब भ्रष्टाचार पता लगाता है ना। कहीं अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा ना, कहीं अगर कोई मैटर हुआ होगा तो ये तुरंत पता लगा लेगा, है ना। तो कैग क्या है, तो ये एक प्रकार से कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड मेंबर्स आल्सो, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। तो यूपीएससी के चेयरमैन और इसके मेंबर्स, इसको भी कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। नेक्स्ट, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर फ्रॉम स्टेट्स, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल। तो गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो है इनको भी, तो राज्यपाल बनने का सबसे बढ़िया मतलब उपाय क्या है, प्रधानमंत्री से अगर बढ़िया परिचय है तो राज्यपाल बनने में दिक्कत नहीं, बस उम्र 35 साल से ज्यादा होना चाहिए, आप भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल बनने में फायदा क्या है कि कोई आपसे नहीं पूछेगा कि सड़कों हमारे यहाँ के कहीं नहीं बन रहा है, पूछेगा कोई नहीं पूछेगा कि महंगाई का है बढ़ गया, इतना बढ़िया सुख सुविधा जनक जवाब नहीं है। आराम से बैठिए, एकदम जो मन है सो खाइए पीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा तमाम सुविधा है राज्यपाल के पद पर। तो राज्यपाल बनने के लिए एक एक क्वालिटी चाहिए कि प्रधानमंत्री का विश्वासी बन जाइए। आप प्रधानमंत्री को ये कि हमको विधायक विधायक का टिकट मत दीजिए, ना हमको सांसद बनना, हमको खाली राज्यपाल बना दीजिए, कहीं बिठा दीजिए। राज्यपाल खाली आदमी सब इसलिए नहीं बनना चाहता है ना, क्योंकि राज्यपाल मानता है कि चाहे राष्ट्रपति सब होता है रिटायरमेंट का पोस्ट, राज्यपाल बन गए तो अब आपको बहुत बड़ा मौका कुछ ये सब आपको नहीं मिलेगा। तो जनरली सीनियर आदमी को आप देखिएगा कि सीनियर आदमी सब रहता है राज्यपाल के पद पर, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको ज्यादा, है ना। तो सरकार बना भी देगी, अगर प्रधानमंत्री चाहते हो कि चलो भाई इसको कुछ चाहिए नहीं, राज्यपाल बनना चाह रहा है, जाओ बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्यपाल का नौकरी हमेशा खतरा में रहता है, क्योंकि सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन वो केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। रोज मोदी जी को कहना पड़ेगा गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ये मैसेज करना पड़ेगा रोज,
नहीं करिएगा कहीं उनका मूड खराब हो गया, दिक्कत हो जाएगा। होता है ना, अब मान लीजिए किसी को आपको खुश रखना है, तो खुश रखने के चक्कर में तो भाई तो आपको टेक केयर तो करना पड़ेगा, उसका सम्मान का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना, बार बार उसको जताना पड़ेगा कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, है ना, ये बताना पड़ता तब ना। नहीं तो आप मान लीजिए कि नहीं बता रहे हैं कि आई एम अवेलेबल फॉर यू, तो देश में बेरोजगारी की संख्या कम नहीं है, कोनो दूसरा अवेलेबल हो जाएगा, है कि नहीं। तो जगह हमेशा खतरा में है जी, है कि नहीं। इसलिए बड़ा करने कि भाई लोग अब क्या करें भाई, सब अब इतना ना बेरोजगारी है देश में कि सब लोग फ्री है, मोबाइले पर है कहीं ना कहीं। तो जहां अगर कहीं कोई फ्री नंबर दिख गया वो लगा देगा, लगा देगा तो वो आपका जगह खतरा में पड़ जाएगा। तो क्या करना पड़ता है, इसीलिए क्या करना होता है कि सुरक्षित रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि देश में बेरोजगारी है। अगर देश में बेरोजगारी कम हो जाए ना, तो इस सब टेंशन से भी आदमी मुक्त हो जाएगा। नहीं हो जाएगा कि यार इतना फुर्सत कहाँ, सब लोग तो अपने नौकरी में है, सब लोग तो अपने 8 घंटे 10 घंटे की नौकरी कर रहा है, नौकरी के बाद फ्री होगा तो अपना काम करेगा कि क्या करेगा। लेकिन अभी इस तरह का टेंशन वेंशन नहीं रहता, अभी सब लोग फ्री है, दिक्कत होता है। तो यहाँ पर इस तरह से अपॉइंटमेंट होता है राज्यों में राज्यपाल। तो राज्य में आपका 35 वर्ष आयु हो, भारत के नागरिक हो, बस आप प्रधानमंत्री के चहेता हूं। ये हालांकि लिखा नहीं है संविधान में, ये दो बतवा पहले का वाला लिखा ही नहीं लिखा हुआ है, लेकिन होता यही है। प्रधानमंत्री कह दें कि इस आदमी को बना दीजिए। हाँ, अब एगो आजकल एगो परंपरा फॉलो किया जाता है। सरकारिया कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया सरकार को, और उसने कहा कि देखिए राज्यपाल बनने वाला आदमी उस राज्य का नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिए। तो आप बिहार के हैं तो आपको कह देंगे चलो यूपी में बन जाइए, यूपी वाला को बिहार बना देंगे। ये सरकार मानती है कि अब सेम स्टेट के आदमी को सेम स्टेट में गवर्नर नहीं बनाती, क्योंकि अगर सेम आदमी रहेगा तो वहां के स्थानीय व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। नहीं, कोनो पैरवी के लिए राज्यपाल के पास पहुंच जाएगा, ये तो हमारे तने केस में नाम पड़ गया तो हटवा दीजिए, ये सब होबे नहीं करता है जी। अरे ये मंत्री विधायक से आदमी सब संपर्क काहे ला रखता है कि कभी भी कहीं मारपीट कर दिए तो पैरवी कर देगा, तब सब पहुंच जाएगा राजे भवन, कहेगा तुम फोन कर दीजिए राज्यपाल के लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ठीक है कि भाई बिहार के राज्यपाल रहे सिक्किम में, और सिक्किम का आदमी रहे बिहार में, कोई मैटर नहीं होगा। अब बिहार का आदमी सिक्किम जाएगा कितने हमारे को पैरवी कर दीजिए, ये भी नहीं करेगा, और सिक्किम का आदमी जान ही नहीं रहा है। तो इसलिए ये किया गया है कि भाई अलग अलग स्टेट के आदमी को अलग अलग राज्य में राज्यपाल बनाइए। हालांकि प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे उसको बना देते हैं, और जब चाहते हैं तब हटा भी देते हैं। यही में ना एगो राज्यपाल महोदय खिसिया गए थे, जो है ना सतपाल मलिक जी, पहले बीजेपी के राज्यपाल थे, वो लोग इनको बनैले था, अब बाद में नाराज कर दिया सब, नाराज करे तो एकदम बहुत नाराज हो गए। तब वह कहते हैं कि पठानकोट ये सब कर ले, दूसरे को नहीं कर ले, कहते हैं ना बीजेपी के ही राज्यपाल थे। अब कहते हैं कि पठानकोट हमला, जो पठानकोट नहीं सॉरी, ये आपका पुलवामा, हाँ पठानकोट के बाद हुआ था पुलवामा, पुलवामा जिसमें बस में जो कांड हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था, है ना। हाँ तो तब हाँ जैसे हटे हैं ना, अपना पूरा पोल खोल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि सही में ऐसा हुआ था तो उसमें आप चुप काहे थे, आपको बोलना चाहिए था, आप उस समय नहीं बोले हैं। हाँ बिल्कुल, ये यही दिक्कत है कि आप मान लीजिए कि अगर अब इसी से ना सत्यता संदिग्ध हो जाता है। सत्यता संदिग्ध कैसे हो जाता है, इसी से हो जाता है कि जब आप वहां पर थे, आप पद का लाभ ले रहे थे, तब आप नहीं बोले। आज जब आप उस पद पर नहीं है, आपको हटा दिया, सब नहीं बना होगा किसी बात को लेकर के, हटा दिया। वो तो कह ही रहे हैं आपको कि राज्यपाल का नौकरी प्रधानमंत्री के का समझिए कि कृपा पर मिलता है। वो प्रधानमंत्री जब तक खुश है आप पर खुश है, आज रात को अभी फोन करेगा राष्ट्रपति को, काम करिए इसको फैक्स भेजिए तुरंत, अब राष्ट्रपति भवन से तुरंत टाइप होगा, फैक्स बिहार में आ जाएगा, हो गया चलिए, है ना। मतलब ये तो लड़ तो सकते हैं, ये है, लेकिन हाँ तो ये कर सकते हैं, ये तो मतलब आपके पास, सबके पास है अधिकार करने का, आप लोग कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, पद से हट सकते हैं। लेकिन सरकार केंद्र की सरकार है, यहाँ पर कोई टेन्योर निश्चित नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में बहुत बार कहा है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई नौकरी नहीं है, केंद्र सरकार मतलब बार बार राज्यपालों को बदले नहीं, अगर एक बार बैठा दिया कहीं पर तो कम से कम 5 साल उसको रखे, है ना। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन नियुक्ति होती उसी की है जिसका लेटर प्रधानमंत्री जी के यहां से जाता है कि इनको आपको यहाँ पे स्थापित करना है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, बिना एविडेंसों को लोग बोलता है,
बहुत हमारे लोग के देश में चूंकि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, तब बिना एविडेंसों को बोलता है। और जब आपको एविडेंस इतने हैं तो आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट में, जाके कहां नहीं खड़ा हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो सुनबे ना करेगा, वो तो सो मोटो ले लेगा। जाके खड़ा हो जाइए, आंदोलन कर दीजिए देश में। कहा नहीं कर रहे हैं, खाली मीडिया में बोलिएगा, टीआरपी बटोरिएगा, अब बटरवाइएगा। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा न्यूज है, हम जानते कि बहुत बड़ा है, हमारे पास उसके खिलाफ पुख्ता प्रमाण है, तो हम खाली मीडिया में नहीं बोलेंगे, हम जाएंगे कोर्ट के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट के जज को दिखाएंगे कि देखिए क्या हुआ है देश के अंदर में, वो जांच कराएगा। आजकल तो जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है ना, अब तो जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ करके इंक्रोचमेंट हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, जुडिशरी हावी हो रही है सरकार पर। तो जुडिशरी करे, क्यों नहीं कर सकती है? तो दिक्कत ये है कि आप खाली ऐसे ही बोलिएगा, यूट्यूबर सबसे बोलिएगा, मीडिया में बोलिएगा, कोर्ट में नहीं जाइएगा। कि आपको बस अपना कंटेंट बनाना है, आप जाइए कहिए और दिखाइए। है हाँ बिल्कुल कर सकता है, कर सकता, चाहे कोर्ट करवा सकता है, कोर्ट स्वयं करवा। आपको देखना होगा जब बहुत सारा चीज, अच्छा कांग्रेस जब सत्ता में थी तो बहुत सारा भ्रष्टाचार कांग्रेस के खिलाफ ही आया कि नहीं आया? उसी समय ना आया जी। आप चाहे मतलब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का बात कर लीजिए, कोल घोटाला बात कर लीजिए, कोलगेट घोटाला बात कर लीजिए, ये सब तो उनके समय में ही आया ना, कोई दूसरा सरकार तो नहीं था। 2009 से 14 के बीच में जितना भ्रष्टाचार सामने आया कांग्रेस की सरकार थी। एक तो कैग ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है, यही कैग, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, है ना। तो इनके पास भी, हाँ कॉमनवेल्थ भी, ठीक है, इनके पास भी जब इन पर आरोप लगा था राफेल सौदा को लेकर के, राफेल में लगा था, राफेल में विपक्ष के द्वारा कहा भी गया था चौकीदार चोर है, इस पर उन्होंने मानहानि का केस कर दिया। मानहानि केस में कोर्ट ने पूछा सरकार से, विपक्ष से, जिन्होंने ये कहा था कि आप बताइए कि कहां पर चोर है, कहां पे चोरी किया, तो बता नहीं पाए, तो जाकर के माफी मांगना पड़ा बजाप्ते कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लेटर देकर के माफी मांगना पड़ा कि हम गलती से ही बात बोल दिए थे, नहीं बोलना चाहिए था। तो बोलने का तो अलग बात है, आप बोल सकते हैं, लेकिन प्रूफ भी तो होना चाहिए। फिर कैग का रिपोर्ट आया, कैग ने अपने रिपोर्ट में बोला कि राफेल में क्योंकि समय बदल गया है तो महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ने की वजह से रेट में जो है सो उछाल आया है, कोई भ्रष्टाचार का अभी तक कोई साक्ष्य नहीं आया। हालांकि अगर ये कोई भ्रष्टाचार किए भी होंगे, है ना, तो ऐसा नहीं कि आने वाली सरकार नहीं करा सकती है जांच, आने वाली सरकार जांच करा सकती है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ होगा तो हो सकता है। लेकिन इनके समय में भी अगर ये कुछ ऐसा करेंगे तो इनके समय में भी मैटर ओपन हो सकता है, क्योंकि बहुत बार बहुत से लोगों के समय में ही चीजें ओपन हो जाती हैं, ठीक है, पता चल जाता है। अगर ये ऐसा कुछ गलती किए होंगे तो इनका भी आ जाएगा सामने, ऐसा थोड़ी कि नहीं आएगा, बचेगा नहीं, समय के साथ इनका भी आ जाएगा। खैर, तो ये कैग को पॉइंट करते हैं, आगे लिखेंगे। राज्य के राज्यपाल हो गया। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड मेंबर्स, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, ठीक है। तो वित्त आयोग, इसे अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है जी? हाँ 15वां चल रहा है ना, 16वां का घोषणा हो गया है। 16वां के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अरविंद पनगढ़िया, है ना। अब 15वें के कौन है? NK सिंह। 14वें के कौन थे? YV रेड्डी। YV रेड्डी से पहले थे विजय केलकर, YV रेड्डी से पहले थे। ये लोग को ध्यान रखना कि लोग बहुत सारा रिकमेंडेशन करता है, सवाल पूछ लेता है ये लोग के नाम से, है ना। YV रेड्डी थे जिन्होंने केंद्रीय करों में राज्यों की भूमिका को जो है वो बढ़ाने की बात की थी, और पहले 32% था, उससे बढ़ा करके उन्होंने 42% करवा दिया था, है ना। बाद में विजय कह रहे, ये आए NK सिंह, तो इन्होंने 1% कम करवा दिया और 41% कराया। और साथ में वो YV रेड्डी भी कहे थे, और इन्होंने भी कहा है कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मत दीजिए। ये जो स्पेशल, जैसे बिहार भी मांगता है, तो स्पेशल स्टेट आप मत दीजिए किसी को, क्योंकि अगर आप विशेष राज्य का दर्जा देते हैं तो इससे केंद्र की लायबिलिटी बढ़ जाती है। केंद्र की लायबिलिटी केवल एक कोई स्टेट नहीं है बल्कि पूरा भारत है,
तो इसलिए आप किसी एक को ले लेंगे तो इसमें और दिक्कत हो जाएगा। और ये भी देखा गया है कि अभी तक जितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है वो कोई बहुत बड़ा विकास का कीर्तिमान स्थापित नहीं कर दिए हैं, है ना। वो और भी क्या हो गए, लेजी हो गए हैं, है ना, क्योंकि केंद्र का बहुत पैसा मिल जाता है तो यार हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है ना। अब कैसे किसी आदमी को अगर मान लीजिए बहुत पैसा रहे ऐसा ही, तो काहे के लिए पढ़ेगा, चाहे काहे के लिए कमाएगा, है ना। उसको तो रहेगा कि हमारे पास पैसा ही है तो हम क्यों ये करें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप पैसे किसी को मत दीजिए, हाँ भले पैसा में हिस्सेदारी थोड़ा बढ़ा दीजिए लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मत दीजिए, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा देने से अल्टीमेट लेवल पर सेंटर की ही जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाती है। क्लियर है, प्रोसीड। तो भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। तो सेंटर के लेवल पर जितना सब अपॉइंटमेंट होता है वो सब केंद्र ही करता है, माने कि राष्ट्रपति ही करता है। आगे लिखेंगे कि यह केंद्र सरकार से प्रशासनिक जानकारी मांग सकता है। यह केंद्र सरकार से प्रशासनिक जानकारी मांग सकता है। You can demand administrative information from central government। यह केंद्र सरकार से प्रशासनिक जानकारी मांग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, यह राष्ट्रीय आयोगों की नियुक्ति करता है। एस्टैब्लिश द नेशनल कमीशन, एस्टैब्लिश द नेशनल कमीशंस, यह राष्ट्रीय आयोगों की नियुक्ति करता है। ओके, जैसे अनुसूचित जाति आयोग, शेड्यूल कास्ट कमीशन, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन, अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये सब आयोगों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। आगे फिर लिखेंगे क्या, मानवाधिकार आयोग को ये नियुक्त नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आगे कि अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। एस्टैब्लिश्ड या ये अपॉइंट्स इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है जी, हाँ, राष्ट्रपति। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष, हाँ, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो पोस्ट। हाँ हाँ, रीजनल रीजनल का होगा होम मिनिस्टर, ठीक है, रीजनल जो काउंसिल होगा उसका। तो इंटर स्टेट का प्राइम मिनिस्टर होता है। और ये क्या होता है, एक्स ऑफिशियो पोस्ट है जी। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन पद, कि एक आदमी यदि किसी पद पर गया तो उसके साथ ही उसको दूसरा पद भी मिल जाता है, इसी कहते हैं एक्स ऑफिशियो पोस्ट, पदेन पद, है ना। एक पद जैसे आप प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री के साथ साथ आपको अन्य भी बहुत सारा पद मिल, जैसे कि एनडीसी का चेयरमैन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रपति होता है, सॉरी प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग प्रधानमंत्री ही होता है, इसको अलग से पद नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री बनते हैं कि बनने के साथ ही सब पद भी आपको मिल जाता है, तो उसी को कहते हैं एक्स ऑफिशियो पोस्ट, पदेन पद, है ना। प्रोसीड, आगे लिखेंगे, यह केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों को नियुक्त करता है। केंद्र शासित प्रदेश के
प्रशासकों को नियुक्त करता है। ही अपॉइंट्स द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर यूनियन टेरिटरीज। ही अपॉइंट्स द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर यूनियन टेरिटरीज। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को नियुक्त करता है। नेक्स्ट, यह किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ही कैन डिक्लेयर्ड एनी एरिया इज द शेड्यूल एरिया। यह किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। डिक्लेयर्ड एनी एरिया एज अ शेड्यूल एरिया, एज अ शेड्यूल एरिया। ठीक है, किसी क्षेत्र को यह अनुसूचित क्षेत्र जो है सो घोषित कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चलिए, तो ये सब मुख्यतः इसका क्या है, कार्यपालिका शक्ति है ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जिसका तहत ये तमाम तरह के अपने अपॉइंटमेंट्स करता है ना। कि ये आप वो चाहे एजीआई हो गए, है ना, कैग हो गए, यूपीएससी के चेयरमैन मेंबर्स, है ना। इसके अलावे आप देखते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, तो उसको भी अपॉइंट करता है। अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको भी करता है। तो सभी लोगों को सेंटर के ऊपर जितना अपॉइंटमेंट होता है, इवन यूपीएससी से जो लोग सेलेक्ट होते हैं, तो उसके बाद आप देखते हैं कि यूपीएससी सेलेक्ट होने के वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, इनका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद प्रेसिडेंट के साथ इनका डिनर होता है ना। प्रेसिडेंट डिनर होता है और उस डिनर के बाद ही इनको इनका सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट के बाद ये लोग अपने अपने कैडर में चले जाते हैं। जिनका जो कैडर होता है, जहां जो जगह होता है, वहां पे वो परमानेंटली उनको भेज दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बाकी आम लोग या सरकारें जो कहे राष्ट्रपति को, है ना, लेकिन कमीशन कभी भी इनको रबर स्टाम्प नहीं मानता है। इसलिए आपको अपने राइटिंग स्किल में कभी भी ये नहीं दिखना चाहिए कि आप ऐसा कोई बात लिख के निकल जाए या ऐसा कोई बात कह के निकल जाए जिससे ये प्रतीत होता हो कि राष्ट्रपति रबर स्टाम्प है या राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है, सब कुछ प्रधानमंत्री कर रहा है। ये दिखना नहीं चाहिए आपके राइटिंग स्किल से, है ना। वो आपको संवैधानिक बातों को, संविधान के अनुच्छेदों को अपने तर्कों के माध्यम से इस तरीके से व्याख्यायित करना होता है कि आप ये प्रूव कर पाए कि राष्ट्रपति जो है वो एक शक्तिशाली व्यक्ति है भारतीय संविधान के अंतर्गत, और ये भारत का जो है वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो एक प्रकार से राष्ट्र का अभिभावक है, और अभिभावक होने के वजह से जो भूमिका इसको दी गई है, उस भूमिका का निर्वहन ये ईमानदारी से करता है ना। इसलिए यहां पर किसी प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता है कि इसके पास कोई पावर नहीं है या ये कोई पावर एंजॉय नहीं करता है। इसके पास तमाम पावर है, लेकिन अपने सभी पावर को ये एंजॉय करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से, अपने अधीनस्थों के माध्यम से। अब दादाजी घर में है तो उनको कोई काम होगा तो खुद थोड़ा जाएंगे करने के लिए, अब तक तो उम्र भी हो गई है ना, तो वो क्या पिताजी को बोलेंगे, या जो पोते हैं उनको बोलेंगे, जो पोतियां हैं उनको बोलेंगे, है ना। तो ऐसे राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति इस देश का सबसे बड़ा आदमी है। तो सबसे बड़ा आदमी है, चीफ गेस्ट है ना। तो चीफ गेस्ट को कहिए कि पानी लेके आओ, नहीं लेके आएगा ना, जाएगा नहीं, उसके मर्यादा के खिलाफ है। तो वो अपनी भूमिका बस ऊपर से बैठ करके मॉनिटरिंग करते हैं, और यही संविधान ने उनको भूमिका दी है। तो संविधान के दी गए भूमिका का निर्वहन दो हीरो हैं हमारे सेंटर के लेवल पे, एक प्राइम मिनिस्टर और एक प्रेसिडेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डायरेक्टर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्ट किया हुआ है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ही रोल फिक्स किया है कि प्रेसिडेंट का क्या रोल होगा और पीएम का क्या रोल होगा। तो दोनों ही लोग कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्धारित किए गए अपने भूमिका का निर्वहन निष्पक्षता पूर्वक करते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कोई ज्यादा शक्तिशाली है और कोई कम शक्तिशाली है। सब लोग अपने अपने कर्तव्यों और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं। ठीक है, 52 कहता है राष्ट्रपति होगा, 53 कहता है समस्त कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी, और 74 कहेगा कि एक प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद का वो अध्यक्ष होगा, और इसके सलाह और परामर्श पर राष्ट्रपति काम करेगा। तो राष्ट्रपति इन्हीं व्यवस्थाओं का पालन करता है। अगर वो नहीं करेगा तो संवैधानिक उल्लंघन माना जाएगा, है ना। तो इसलिए वो अपने इन्हीं मान्यताओं को लेकर के आगे बढ़ने का कोशिश करता है। क्लियर है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी भी स्थिति में कमजोर है या उसके पास कोई पावर नहीं है।
क्लियर है? जिस दिन उसको आवश्यकता होगी वो अपना पूरा पावर यूज करेगा और अपना पूरा पावर दिखा भी देगा। क्लियर है? चलिए अब आइए विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव में आइए। विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। देंगे कि यह संसद के सत्र को बुलाता है, he can call the parliament session, यह संसद के सत्र को बुलाता है या बुला सकता है। ठीक है, संसद के सत्रावसान की घोषणा करता है, संसद के सत्रावसान की घोषणा कर सकता है, he can declared also the session deadline time, session deadline time। सत्रावसान समझते हैं ना क्या? सत्रावसान, इसमें छिपा हुआ है अवसान। अवसान का मतलब होता है मृत्यु, है ना? सत्रावसान, है ना? तो इसमें क्या छिपा हुआ है? अवसान छिपा हुआ है ना? देखते होंगे शुद्ध हिंदी में कोई नेता होता जी लोग चल जाते हैं, कोई ऐसा मैटर रहता है तो क्या लिखा होता है? देहावसान हो गया। देहावसान हो गया मतलब कि शरीर का नाश हो गया, शरीर जो है वो पंचतत्वों में विलीन हो गया, है ना? तो वही उसको, तो यहाँ कहा है सत्रावसान, यानी कि सत्र की मृत्यु, सत्र खत्म हो गया। ठीक है, तो सत्र को बुलाता भी है और सत्र को खत्म भी करने की घोषणा करता है, साथ में लोकसभा को भंग कर सकता है। कैन ऑल्सो डिसॉल्व द लोकसभा, कि लोकसभा को भंग कर सकता है। हाँ, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र जो है, तो सत्र कब आएगा और कब खत्म हो जाएगा, ये दोनों चीज का घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति बताता है कि ये 3 तारीख से आएगा, बाद में बीच में कह देगा कि 13 तारीख को बंद हो जाएगा। ठीक है, जब आता है तभी खत्म होने का डेट नहीं देता है, बीच में डेट निकाल देता है ना? या कभी कभी क्या होता है कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति अपने सेशन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दे, तो समझ लेना चाहिए कि अब संसद का सत्रावसान होने वाला है। मतलब कि जो सत्र चल रहा है वो खत्म होगा, अनिश्चित काल के लिए कर दे। मतलब कि आप देखते हैं, देखिए संसद को बुलाता है राष्ट्रपति, इसको लोकसभा को भंग भी करेगा राष्ट्रपति, है ना? और मतलब सत्राभूत भी करेगा, सत्र को भंग भी करेगा और सत्रावसान भी करेगा, है ना? सेशन को खत्म भी करेगा। लेकिन इसके बीच में होता है स्थगन, है ना? तो स्थगन दोनों हाउस में होता है। अब जैसे कि अब मान लीजिए आपका जो क्लास चल रहा है, पॉलिटी का क्लास चल रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो क्लास चल रहा है आपका, तो ये स्थगन होता है कि अवसान होता है? स्थगन होता है, क्योंकि आज खत्म होगा, फिर आपको पता है कल होगा, है ना? फिर परसों होगा, तो ये लगातार कंसिस्टेंसी चल रहा है। तो जब सत्र लगातार चलते रहता है तो उस बीच में स्थगन होता है। स्थगन मतलब कि रोक देना कुछ समय के लिए। तो या तो शाम को छुट्टी हो जाती है, या कभी बहुत गैदरिंग हो जाता है, बहुत हल्ला होता है संसद में, तो पीठासीन अधिकारी कहता है कि आज के लिए हम संसद को स्थगित करते हैं, फिर कल हमें 11 बजे या 2 बजे या 3 बजे हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या 2 दिन के लिए स्थगित करते हैं, 3 दिन के लिए स्थगित करते हैं। तो जब बीच में संसद का सत्र स्थगित होता है तो स्थगन करने का काम राष्ट्रपति नहीं करता है, संसद के अंदर जो पीठासीन अधिकारी है वो करता है। लोकसभा में अध्यक्ष करेंगे, राज्यसभा में सभापति करेंगे, है ना? ये उनकी जिम्मेवारी होती है, वो लोग करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है, स्थगन। ठीक है, तो स्थगन करेगा लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति। लेकिन आप इसको देखेंगे कि क्या होता है यहां पर स्थगन में, कि स्थगन में क्या होगा, तो आपको रोक दिया जाएगा, मतलब कुछ समय के लिए आपको भंग कर दिया जाएगा ना, मतलब कि रोक दिया जाएगा। तो जब आपको कुछ समय के लिए रोका जाए तो स्थगन, और स्थगन हमेशा कौन करेगा? लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करेगा,
और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करेगा। बाकी सत्रावसान या कॉल ये सब कौन करेगा? ये सब करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो संसद कब आएगा और कब खत्म हो जाएगा और लोकसभा को भंग करना ये राष्ट्रपति के अधिकार में आता है, और चल रहे सत्र के बीच में उसको रोक देना इस सदन के पीठासीन अधिकारी के अधिकार में आता है। क्लियर है? समझ रहे हैं? आगे लिखेंगे, संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है। He can called combined session of the parliament। संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है, कंबाइंड सेशन बुला देगा ना, संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है ना। क्या कर सकता है? संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है। आगे पढ़ेंगे आप, आर्टिकल 108 में आपको बताएंगे कि कंबाइंड सेशन क्या होता है ना। तो कंबाइंड सेशन जो होता है ये क्या होता है? तो इसमें राष्ट्रपति कभी भी इसको बुला सकता है। कब बुलाएगा? तो जब कोई साधारण विधेयक, जब कोई ऑर्डिनरी बिल एक सदन से पास हो गया और दूसरा सदन में पेंडिंग हो गया, है ना, एक हाउस से पास हो गया और दूसरा हाउस में पेंडिंग हो गया, तो ऐसे में ऑर्डिनरी बिल ही, साधारण विधेयक के लिए ही वो बुला सकता है। और इसमें क्या व्यवस्था है तो सब संसद पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे आर्टिकल 108 के अंतर्गत। फिलहाल यहां पे इतना समझिए कि संसद का संयुक्त सत्र का आह्वान राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति चाहेगा तो कंबाइंड सेशन बुला देगा। ठीक है, और कंबाइंड सेशन कभी भी अगर आएगा तो केवल ऑर्डिनरी बिल पर ही आएगा, किसी महत्वपूर्ण बिल पर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, यह प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात संसद के सत्र को संबोधित करता है ना। ये प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात संसद के सत्र को संबोधित करता है। एवरी जनरल इलेक्शन, एवरी द जनरल इलेक्शन रिजल्ट he introduced the parliament। ठीक है, तो प्रत्येक चुनाव के पश्चात, जैसे कि अब देखिए अभी लोकसभा का चुनाव होना है, आज 4 जून को रिजल्ट है ना, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 4 के शाम तक मैटर क्लियर हो जाएगा, जितना ही धूम धड़ाका चल रहा है ना, कि किसका झंडा फहरेगा, किसका फिर से अपना वही हो जाएगा कि फिर सब इंतजार करिए 5 साल का, है ना। तो ये तो 4 तारीख को 4 के शाम तक फिगर आउट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर नई सरकार आएगी, है ना। अब नई सरकार मतलब कि अब ये इनकी ही आ जाए या विपक्ष की आए, जिनकी आए, तो नई सरकार आएगी तो उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे राष्ट्रपति। तो ये परंपरा है कि प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। तो प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात करते ही हैं, और एक काम और करते हैं कि प्रत्येक साल के पहले सत्र को संबोधित करते हैं। ये भी नोट करके लिख लेंगे कि प्रत्येक साल के पहले सत्र को, प्रत्येक साल के पहले सत्र को, प्रत्येक साल के पहले सत्र को संबोधित करते हैं, है ना। ठीक है, तो एवरी ईयर फर्स्ट सेशन इंट्रोड्यूस्ड, संयुक्त होता है। जब राष्ट्रपति का जब भी अभिभाषण होगा, है ना, तो संयुक्त ही होता है। ठीक है, वो दोनों को साथ बिठा करके अपना चल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सेपरेटली नहीं होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जब भी होता है तो संयुक्त ही होता है ना, कंबाइंड ही होता है। सेंट्रल हॉल में दोनों लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति अपना अभिभाषण करते हैं, अभिभाषण करके राष्ट्रपति निकल जाते हैं। तो राष्ट्रपति देखिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव वाले वर्ष में राष्ट्रपति 2 बार संसद भवन आएगा। जैसे इसी साल 2024 में राष्ट्रपति 2 बार आए होंगे, आएंगे ना। एक आए होंगे फरवरी में जब संसद का सत्र चल रहा, ये बजट सत्र, तब उसके पहले, एक अभी आएंगे सरकार बनने के बाद,
है ना, जब सरकार बन जाएगी उसके बाद आएंगे। अब बाकी 4 साल एक ही बार आते हैं संसद के पहले सत्र को, बाकी राष्ट्रपति बैठे रहते हैं रायसीना की पहाड़ी पर, आप वहीं से मॉनिटर करते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर, है ना। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है ना, इसलिए संसद के कार्यवाही विभाग नहीं लेता है, सीधे इसका फाइनल काम है यहां से लोग बिल पास कर देगा, उसके पास जाएगा, वो अपना साइन कर देंगे। हाँ हाँ, थैंकफुल मोशन आता है। धन्यवाद प्रस्ताव का पास होना कंपलसरी है। हाँ, इसी के बाद अभिभाषण देके निकलेंगे, तुरंत आ जाएगा। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया तो ठीक है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद यदि धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हुआ, सरकार उसी दिन गिर जाएगी। थैंकफुल मोशन होता है, राष्ट्रपति भाषण देके निकले तो अब राष्ट्रपति के भाषण पर आपको धन्यवाद देना होता है, तो उस पर वोटिंग होती है ना, कि ठीक है आपने बड़ा अच्छा बात कहा, हम आपके बात से सहमत हैं, सरकार से हमारी आकांक्षाएं हैं। तो राष्ट्रपति सरकार की सारी नीतियां बता देता है और उस पर एक प्रपोजल आता है धन्यवाद प्रस्ताव का, तो उस पर वोटिंग होती है। तो वोटिंग जब होता है तो देखा कि जितना टोटल लोग हैं तो उसमें 50% से ज्यादा वोट पड़ना चाहिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के पक्ष में। अगर 50% से ज्यादा वोट नहीं पड़ा तो फिर उसी दिन सरकार गिर जाएगी। इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव का पास होना एकदम जरूरी होता है, नहीं पास हुआ तो दिक्कत हो जाता है ना। इसीलिए राष्ट्रपति का अभिभाषण हमेशा होता है कहां, संयुक्त में, क्योंकि संयुक्त में होगा तो एक तो लोकसभा में सरकार के पास ऐसे ही बहुमत रहेगा, और दूसरा 10 गो राज्यसभा वाला भी बढ़ जाएगा तो आराम से पास करा लेगी। राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ है 245 गो, और लोकसभा में सरकारें बनती है 272 पर, तो कंबाइंड में जब भी अभिभाषण होगा सत्ता पक्ष आराम से थैंकफुल मोशन पास करा लेगी, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। तो इसलिए जब भी अभिभाषण होता है तो वो कंबाइंड सेशन में होता है, क्योंकि राष्ट्रपति चूंकि अभिभावक है तो इसलिए वो दोनों को एक ही साथ बिठा करके अपना करके निकल जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद को सामान्यतः वर्ष में एक बार संबोधित करता है पहले सेशन को, आज चुनावी वर्ष में राष्ट्रपति 2 बार संबोधित करता है। एक तो पहले जो सेशन होगा, जो सत्र होता है उसके पहले दिन, आज दूसरा करेगा चुनाव के बाद, जिसे इस बार होगा। एक कर चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू बजट से पहले, अब करेंगे फिर आगे, तो फिर अभी बजट आने वाला है, अब जो सरकार आएगी तो फिर बजट आएगा। जब बजट आप पढ़ेंगे आर्टिकल 112 पढ़ाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि बजट 2 तरह का होता है, एक वार्षिक एक अंतरिम। तो क्या क्या 3 बार हो गया, कहाँ 3 बार हो गया? हाँ हाँ, तुरंत उसी में करेंगे, बार बार थोड़ी करेंगे। सरकार आएगी उसके बाद बजट आ जाएगा, उसी में करेंगे बजट आ जाएगा तुरंत। तो इतना लेट थोड़ी करेगी सरकार, अभी तो पूरा ही तो अभी जो काम चल रही है अंतरिम बजट से चल रहा है ना, काम खिंचा रहा है कैसा हूँ। तो चुनाव के वर्ष में भी बजट 2 गो आता है, एगो आता है अंतरिम बजट, एगो आता है वार्षिक बजट, है ना। तो अभी अंतरिम बजट पे काम चल रहा है, अभी सरकार जो भी बैक हो, अगर ये सरकार बैक हो जाए या दूसरी सरकार आए तो वो अपना फिर फाइनल बजट लेके आएंगे, वार्षिक बजट आएगा, तो उसी से पहले एक दिन पहले राष्ट्रपति आएंगे और अपना संबोधन भी कर देंगे, अपना सरकार की नीतियों के बारे में बात कर देंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, फिर उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पास होगा और उसके बाद फिर बजट का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनको क्या टाइम, इनको क्या करना है, ये लोग बनाता है बजट वाला, सीधे कहेंगे अपना सेक्रेटरी को, फाइनेंस सेक्रेटरी को कि बजट बनाइए, अपना बनाएगा, ये लोग को बुझाता है बनाएगा। ये लोग अधिकारी पहले से बैठल ना है जी, अधिकारी सब 3 दिन में रेडी करके दे देगा मैटर, सब पूरा टीम काम कर रही है। तो कहते हैं कि आपको एक अस्थायी कार्यपालिका एक अस्थायी कार्यपालिका है, तो ये लोग अस्थायी वाले हैं, इनका रिटायरमेंट हो सकता है 5 साल पर, लेकिन 65 साल वाला सब बैठा हुआ है अभी, है ना, वो सारा मैटर अपना रेडी करके बैठा हुआ है। जो भी आएगा, अब नया सरकार मतलब नया प्रधानमंत्री अगर आएंगे तो नया प्रधानमंत्री आएगा तो क्या होगा, वो तुरंत प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठा हुआ है ना, वो अपना समझा देगा। अब उनका मन करेगा तो उनको रखेंगे, और नहीं मन करेगा तो दूसरा किसी को बुलाएंगे, लेकिन अधिकारी तो अपना सब रहता ही है सब। वो तो सरकार पर निर्भर करती है कि सरकार पूरा चेंज कर दे या हल्का फुल्का करे। सरकार अगर आएगी बदला के भाव से तो पूरा बदल देगी, है ना, बदल ही सकती है। इनका बजट जो है वो कैपिटलिस्ट बजट है,
इनका पिछले 5-6 साल का बजट कैपेक्स बजट आता है, बजट पे लिखा रहता है कैपेक्स, है ना, पूरा बजट ही इनका इकोनॉमिक जो है वो पूंजीपतियों के हिसाब से थोड़ा रहता है। तो ये सरकार कह रही है कि हम समाजवादी हैं, हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे काम करेंगे, तो हो सकता है कि आने के बाद कोपेक्स हटा दे, है ना। आप पिछले 5-6 साल के बजट को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बजट पे लिखा रहता है कॉपेक्स। कॉपेक्स का मतलब हुआ कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रही है ना। तो अगर ये सरकार आएगी तो हो सकता है कि उसको वापस ले ले, ये कहेगी कि नहीं भाई हमको अभी एक्सपेंडिचर्स नहीं करने हैं, देश में कर्जा बहुत बढ़ गया है, तो हम अलग तरीके से डेवलपमेंट्स के मॉडल को सोचेंगे, हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर के आएंगे, हम प्राइवेटाइजेशन को कम करेंगे, है ना। जैसे इन पर आरोप नहीं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को बेचते हैं, तो ये अगर सरकार आई तो ये कहेंगे कि भाई हम अभी नहीं बेचेंगे। तो नीतियां बदल सकती, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं, है ना। बदलना चाहेंगे तो इनके सब चीज के लिए इनको तो बस केवल कहना है, ये कहेंगे और वहां सब अधिकारी सब बैठा हुआ है, इस सब काम का एक्सपर्ट है वो लोग, है ना। इसलिए सरकार को हमेशा रन करने का काम अधिकारी ही करता है, क्योंकि अधिकारी को सब कुछ पता है ना। और नेताजी लोग 5-5 साल पे बदल जाते हैं, तो इनको कुछ पता है कुछ पता नहीं है। तो कार्यपालिका के कार्यकारी विधियों को निरंतरता प्रदान करने का काम अधिकारियों के द्वारा ही किया जाता है, अधिकारी ही उनको कंसिस्टेंसी देने का काम करते हैं। क्लियर है, इसको ध्यान रखना है। क्या क्या? हम्म, देखिए ऐसा कोई निश्चित अवधि नहीं, लेकिन एक नियम है, और नियम ये कहता है संविधान के अनुसार, आर्टिकल 85 पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेशन तो कंपलसरी है कि एक साल में आएगा, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है कि 3 सेशन आता है। तो सरकार पर एक प्रकार का दबाव रहता है कि हम जल्दी से सेशन को बुला ले, ताकि हमको अगले सेशन के लिए भी टाइम बच जाए, है ना। ऐसा ना हो कि हम 2 ही सेशन कर पाए, ठीक है। तो कोई समय नहीं निश्चित है कि आप आने के बाद 10 दिन में बुला लीजिए, 1 महीने में बुला लीजिए, लेकिन ये निश्चित है कि दूगों के बीच में 6 महीने ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो इस गैप का सरकार ध्यान रखेगी, ठीक है। तो सरकार प्रयास करती है कि टाइम से हम बुला ले, ताकि उधर शीतकालीन सत्र के लिए भी हमारे पास ठीक ठाक टाइम बच जाए, है ना। तो कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, लेकिन एक बात जो संविधान में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ ये निकलता है कि एक साल में 2 बार सेशन आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे। कि यह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, ठीक है। तो 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है ना। 12 सदस्य को मनोनीत, है ना। तो मतलब इनका चुनाव नहीं होता है, मनोनयन होता है। तो कई देखिए, साहित्य से होता है, कला से होता है, विज्ञान से होता है, और समाज सेवा से होता है ना। क्या चीज? कला ही खेल है, ना बुझाया? खेलना कले ना है जी। यही कंफ्यूजन हो गया था एगो पगला आदमी को, तो चल गया सुप्रीम कोर्ट में कि हो सचिन तेंदुलकर कैसे ला दे हलो तू, तो का है, कोर्ट चल गया सुप्रीम कोर्ट सीधे सोमोटो कि सचिन तेंदुलकर को 12 में किया राज्यसभा से 10। तो बोला कि इसको कैसे कर दिए? तो कोर्ट बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का जी। तो बोला कि सर ये तो खेल वाला आदमी है। तो बोला कला कौची होता है, ये खेले ना है, कला में सब आता है। हाँ, तो थोड़ा थिंकिंग लेवल को और अपलिफ्ट करना है ना। कला मतलब ऑल दिस थिंग्स, ये पढ़ाना ये भी एक आर्ट है ना। अब कोई कोई पढ़ाएगा कि आप सूत जाइएगा, ना सूत जाइएगा, है कि नहीं? होता कि नहीं? सूत गया, लग रहा है कहिया छुट्टी होगा, है कि नहीं? एग होता है कि आनंद आता है कि नहीं? कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, पढ़ेंगे, है ना। आर्ट है ना। अब हम लोग को कोई कह दे कि चलो नहीं खेल लीजिए, अब वो सब फेंकता हुआ एगो नहीं का है जी, बोल रहा का नाम है उसका,
नहीं बुमराह नहीं, गौर है ना, वो फेंक रहा है 155-56 के। है मयंक यादव। नहीं नहीं, एगो सिराज है, कोई सिराज, मोहम्मद सिराज, है ना, बहुत फास्ट फेंक रहा है। मयंक यादव, अच्छा ठीक है, मयंक यादव को मान लेते हैं, तो कितना फेंकता है वो? 155। अब सोचिए कि जिस आदमी के पास खेलने का कला नहीं हो, 155 के स्पीड से बॉल आ रहा है, मुंह का नाक फोड़वा लेगा कि नहीं फोड़वा लेगा, है ना? तो उस बॉल को रोकने का आर्ट होना चाहिए कि बॉलवा कैसे रुकेगा, है कि नहीं? तो आर्ट है, उस खेल है ना? तो खेल है, लेकिन वो का है, जिसके पास कला है वही खेल सकता है। कितना आदमी बॉल आता था इसे मार दे, बॉलवा नीचे गिर गया, और सबको देखते हैं बाउंड्री के भीतर से जाकर के कैच पकड़ के बाहर आ जाता है, छक्का भी नहीं होने देता है और आउट कर देता है। क्या है? कला है, मेहनत किया, सीखा है। तो सचिन तेंदुलकर को 2012 में कांग्रेस ने जब खेल के क्षेत्र से लाया, तो ऐसा ही विवाद हो गया, चल गया सब सुप्रीम कोर्ट के, सचिन तेंदुलकर कैसे कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि ठीक है, संविधान में अलग से खेल नहीं लिखा हुआ है, संविधान में खाली यही 4 गो लिखा हुआ है, ठीक है, कला। तो खेलना भी कला है ना, आर्ट है। तो कोई भी चीज एक आर्ट होता है, तो उस आर्ट के तहत अगर आप उसमें आप माहिर हैं, तो आपको उसके तहत लाया जा सकता है, ठीक है, आपको रखा जा सकता है, क्योंकि वो आपका कला है। कला का मतलब खाली पेंटिंग करना नहीं होता है, कला का मतलब खाली एक्टिंग करना नहीं होता है। कला का मतलब कि आप कोई भी काम यदि कर रहे हैं और उसमें आपको पारंगतता हासिल है, आप उसमें बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो आपको एक मतलब कि उसका आर्ट है ना? तो उस आर्ट के तहत आपको मिल सकता है। तो उसी आर्ट के तहत सचिन तेंदुलकर 2012 में राज्यसभा सांसद बने थे। लेकिन एज अ खिलाड़ी तो ठीक ठाक योगदान है उनका, लेकिन एज अ पार्लियामेंट्रियन उनका कोई योगदान नहीं है, कोई काम नहीं किया उन्होंने देश के लिए। करना चाहिए था देश में नए युवाओं के लिए कि करियर में क्या विकल्प हो सकता है, कैसे वो क्रिकेट में और जा सकते हैं। क्रिकेट के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करवा देते, बढ़िया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलवा देते कि गरीब का बच्चा आराम से जाकर उसमें ट्रेनिंग ले पाता, है ना? अब क्रिकेटर बनने का गरीब का आदमी सोच सकता है जी? सोच ही नहीं सकता है। वो अमीरे होगा चाहे बढ़िया पैसा रुपया होगा, तो जाके बढ़िया इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन होगा, क्योंकि क्रिकेट सिखाने के लिए अच्छा खासा पैसा लेता है सब, है ना, ट्यूटर सब, जो उसका क्रिकेट का इंस्टीट्यूट सब है। तो आप सरकार में गए थे, सरकार ने आपको बनाया था, तो आप चाहते तो पॉलिसी बनवा सकते थे। आप भारत में हर राज्यों के लिए क्रिकेट में जो बच्चे अपना भविष्य देखना चाह रहे हैं, उनके लिए आप एक चैनल बना सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। 6 साल रहे, रिटायर्ड होकर के मैटर उनका खत्म हो गया। तो कला में के क्षेत्र से लोग आता है, साहित्य के क्षेत्र से अगर आप राइटर हैं, आप अच्छा लिखना जानते हैं, तो आप उसके तहत यहाँ पे आ सकते हैं। विज्ञान, आपने कोई इनोवेशंस किया है, तो आप इनोवेशन के तहत आ सकते हैं। सोशल सर्विस भी, अगर आप समाज सेवा में आपका बहुत बड़ा नाम है, आप सोशल सर्विस बड़े स्तर पे कर रहे हैं, तो इसके तहत भी आपको किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखेंगे, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र से राष्ट्रपति जो है सो मनोनीत करने का काम करता है, मनोनयन करने का काम करता है, ठीक है, क्लियर है? तो इसके तहत वो मनोनयन अपना करता है, कोई दिक्कत? ध्यान रखें, तो ये 12 लोगों को ही करता है, ठीक है। और यही 12 लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते हैं, है ना, लेकिन हाँ, हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। हाँ, पूरा भारत में 12, सबका अलग अलग से करेंगे 12-12 को। हाँ? स्टेट में राज्यपाल करता है अपना, हर राज्य में राज्यपाल भी करता है, विधान परिषद में, है ना। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान रखें, तो ये सब लोग यहाँ पे आता है, लेकिन कला में ज्यादा सब चर्चित रहता है, हीरो हीरोइन सब, है ना। अब देखते हैं, वो है वो रेखा, वो है राज्यसभा में, है ना। हाँ, एक है कौन, जया, जया, हाँ, जया बच्चन हो गई है ना अब, सांसद है, हाँ, राज्यसभा सांसद है, जीत के गई है वो। हाँ, हाँ, पार्टी से गई है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन से गई है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से राज्यसभा के सांसद, मतलब नॉमिनेट नहीं हुई है। रेखा का, इस सबको नॉमिनेट किया गया था, है ना। तो ये सब जब आती है ना, ये सब रहेगी जिस दिन संसद में, पूरा गहमा गहमी रहता है राज्यसभा में, जो अब्सेंट मारता है वो प्रेजेंट हो जाता है। मालूम है क्या, आज तो रेखा आ रही है राज्यसभा में, है ना, है उपस्थिति है ना। तो उ सब अपना ऊपर, अगर रेखा जिस दिन आ जाए ना राज्यसभा,
एकदम सबका अपना प्रोजेनिटी एकदम हो जाता है कि सब मालूम कर जा रहे हैं, क्षेत्र छोड़ के तुरंत पहुंचेगा दिल्ली संसद भवन, लेकिन रहता तो सब दिल्ली में क्षेत्र में कम रहता है ना। तो वो सबको यहाँ पर इसके तहत रखता है सब। ठीक है, तो इस सरकार की अपनी है, सरकार अपना लिस्ट देती है, उसके तहत राष्ट्रपति जो है सो मनोनीत कर देते हैं, इसमें सरकार का ही चलता है। नेक्स्ट लिखेंगे आगे। अब एंग्लो इंडियन वाला मैटर तो खत्म हो गया है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, एंग्लो इंडियन को पहले करते थे, अब करने का जरूरत नहीं पड़ता है। आगे लिखेंगे कि सांसदों के अयोग्यता के प्रश्न पर, सांसदों के अयोग्यता के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग से सलाह कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ऑन द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, on the matter of disqualification of the members of parliament, seek advice from election commission, seek advice from election commission। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन से क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अगर किसी का डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर चल रहा है तो ये चाहेंगे तो इलेक्शन कमीशन से उस पर राय मशविरा कर सकते हैं, उससे वहां पर बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कैन रिलीज टू ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संसद के समक्ष रिपोर्ट रखवाते हैं, संसद के समक्ष रिपोर्ट रखवाते हैं, रिपोर्ट टेबल ऑन पार्लियामेंट। ठीक है, संसद के समक्ष रिपोर्ट रखवाते हैं, तो कौन सा रिपोर्ट रखवाएंगे, तो कैग रिपोर्ट लिख लेंगे फॉर एग्जांपल, जैसे कि कैग रिपोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग रिपोर्ट, यूपीएससी अगर कोई रिपोर्ट दे रही है, संघ लोक सेवा आयोग रिपोर्ट, वित्त आयोग रिपोर्ट, वित्त आयोग रिपोर्ट, ईटीसी एक्सेट्रा। विधि आयोग का ये पार्लियामेंट पर टेबल नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो इनका ये टेबल होता है संसद में, आज संसद भवन में उस पर चर्चा, डिबेट और डिस्कोर्स होता है। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। हाँ, आगे पढ़ेंगे वो सब, यहाँ पे उसका ये नहीं है ना। जब आप संसद का चुनाव होता है 83-84, है ना, तो वहां पे जब चुनाव करके आएंगे, है जुडिशियल में पढ़ेंगे भाई, पहले पढ़ लीजिए ना, पूरा मैटर हुआ ना, पढ़ लीजिए, उसके बाद लेगा कहीं छूटा तो फिर कहिएगा, है ना। जब कंप्लीट कर देंगे तो कुछ छूटेगा नहीं। चलिए, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके बाद न्यायिक है, तो न्यायिक लिख लीजिए पहले, क्या दिक्कत है ना। है वित्त, हाँ मतलब जो मर्जी सो लिख लीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखना तो सभी है आपको, है ना, लिखना तो सब है। हाँ, लिख लिए तो नोट में थोड़ा काट कूट करने में थोड़ा लगता है यार खराब हो जाएगा, राइटिंग वाइटिंग खराब हो जाएगा, नोट्स देखने में अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, तो लिख लीजिए फाइनेंशियल पावर ही, लिखना तो आपको वैसे सब है, और उसमें वो क्रोनोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वित्तीय शक्तियां, है ना, फाइनेंशियल पावर, तो लिखेंगे कि धन विधेयक, धन विधेयक इसके पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। मनी बिल प्रपोज्ड प्री परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, धन विधेयक इसके पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है ना। मनी बिल प्रपोज्ड प्री परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। तो राष्ट्रपति इससे पहले ही अनुशंसा करा ली जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति उस पर अनुशंसा कर देता है, यानी कि उस पर अपना परमिशन दे देता है, तब जाके इसको पेश किया जाता है। अब धन विधेयक का आर्टिकल है आर्टिकल 110,
वहां पे उसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है नहीं होता है। यहाँ पर फिलहाल इतना समझिए कि धन विधेयक जो पेश होगा ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, आगे लिखेंगे, यह केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। सेंट्रल बजट प्रपोज्ड ऑन पार्लियामेंट, केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। ठीक है, अब देखिए तो बजट को यही रखवाता है लेकिन पेश करते हैं कौन, वित्त मंत्री। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 112 में ही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति रखवाएगा। ठीक है, कि राष्ट्रपति का मतलब एक आदेश रहता है और उसको रखने का काम करते हैं वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो इसके तहत कराता है। अनुदान की मांग, अनुदान की मांग इसके पूर्व अनुमति से की जाती है। ग्रांट डिमांड, ग्रांट डिमांड प्री परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही अनुदान की मांग की जाती है। ठीक है, कोई राज्य को अगर अनुदान चाहिए और उसको अनुदान देना है तो उसका पहला डिमांड जो है वो कौन देगा, तो उसका वो देगा राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति पहले से कह देगा कि हाँ इसको देना है अनुदान तो मिलेगा, अगर कह देगा कि नहीं देना है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद ही अनुदान मिलता है। नेक्स्ट है अनुदान, एक होता है अनुदान, एक होता है सब्सिडी, है ना, सहायकी। अनुदान की जैसे कि और कहीं आप डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट कोई अपनी यहाँ योजना चला रही है, उसके पास पैसा कम पड़ रहा है तो सरकार से पैसा का डिमांड करती है कि हमको इस पर पैसा दीजिए। अब सरकार जब उसमें पैसा देती है अगर, तो उस पर रिटर्निंग बहुत कम लेती है ना, अनुदान पर रिटर्निंग सरकार कम लेती है। इसलिए राज्य की सरकारें चाहती हैं कि केंद्र से हमको अनुदान मिल जाए, यानी कि एक प्रकार से पैसा मिल जाए, और पैसा आपको वापस करना है, केंद्र को करना है, लेकिन अगर वो ग्रांट के रूप में मिलेगा तो आपको कम से कम वापस करना होता है। जैसे मान जनरली क्या होता है कि राज्य सरकारें जो काम करती हैं या उनके यहाँ कोई योजना चल रहा होता है तो उसमें 60% योगदान होता है सेंटर का और 40% योगदान होता है स्टेट का। लेकिन अगर ग्रांट आपको मिल जाएगा तो लगभग 90% योगदान हो जाएगा केंद्र का और 10% योगदान होगा आपका। तो इसलिए कोई राज्य चाहता है कि हमको ग्रांट मिल जाए, लेकिन सामान्य तौर पे केंद्र सरकार पर एक आरोप लगता है, जो केंद्र राज्य संबंध में क्वेश्चन बनता है तो विवाद के कारण के तौर पर इसको देखा जाता है कि राज्य सब आरोप लगाता है सब कि सेम पार्टी गवर्नमेंट में केंद्र सरकार ज्यादा अनुदान दे देती है और दूसरा सबको कम देती है। जैसे मान लीजिए कि अब बिहार में चूंकि सेम पार्टी हो गया क्योंकि अब नीतीश जी इधर आ गए हैं, तो अभी बिहार को अनुदान मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, प्रधानमंत्री मोदी जी बनकर बैठे हुए हैं तो उनका अलायंस का ही शासन है। लेकिन वही बंगाल है तो बंगाल में ममता बनर्जी शासन कर रही है, वो अलायंस में नहीं है, तो हो सकता है कि वो अगर जाएंगे अनुदान मांगने तो सरकार बहाना कर देगी कि हम आपको अनुदान ग्रांट नहीं दे सकते। ये बहुत आरोप लगता है केंद्र की सरकार पर कि सरकार जो है सो सेम पार्टी गवर्नमेंट को अनुदान देती है, हम लोग को अनुदान नहीं देती है। ये एक प्रकार का आरोप वहां पर लगता है? किसी के भी गवर्नर मतलब हाँ बिल्कुल, वो आरोप लगता था। केंद्र राज्य संबंधों में विवाद के में एक महत्वपूर्ण कारण है अनुदान की मांग, कि अनुदान देने में भेदभाव, है ना। तो ये होता था कि अब ये सीधी सी बात है कि फेवर तो हो ही जाता है ना, कि अगर आपका ही आदमी है वो आपसे कुछ मांगने आया, आपको कोई चीज देना है, तो दो आदमी, एक है आपका परिचय का आदमी है जिसको आप बहुत अच्छा से जानते हैं, है ना, आएगा कि जिसको आप नहीं जानते हैं, तो आप किसको दे दीजिएगा? परिचय वाला को दे दीजिएगा। तो वही अनुदान में भी होता है कि सेम पार्टी वाले को थोड़ा जल्दी मिल जाता है, अदर पार्टी वाले सबको मिलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए कहता है केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक ये मौलिक कारण होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, हम्म, हाँ, तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, टोटल रिटर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखेंगे, आकस्मिक निधि पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन कंटीजेंसी फंड, कंट्रोल ऑन कंटीजेंसी फंड, तो कंटीजेंसी फंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल ऑन
कंटीजेंसी फंड मतलब आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन। एवरी 5 years कॉन्स्टिट्यूट्स टू फाइनेंस कमीशन। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन, तो ये करता है प्रत्येक 5-5 वर्ष पर, है ना, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के संबंध में अपना सिफारिश करता है। ठीक है, तो अपने फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत ये काम जो है सो सरकार, ये सारे राष्ट्रपति ये सारा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे जुडिशियल, और जुडिशियल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ जी सर। अध्यादेश 123 का मैटर है, आगे बताएंगे। जब संसद सत्र में ना हो और कानून बनाना आवश्यक हो जाए तो राष्ट्रपति एक ऑर्डर जारी करता है, वो कानून के बराबर का होता है। ठीक है, बाकी इसमें और भी बहुत बातें हैं, आगे बताएंगे कि क्या होता है अध्यादेश।